हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे केस स्टडी की बेसिस होंगे टाइप्स ऑफ रिस्क के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बैंक हैज कम आउट विद अ पॉलिसी फॉर इट्स ब्रांचेस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस। इट्स ब्रांचेस हैव टेकन डिपॉजिट्स एंड अलाउड लोन्स एज अंडर। मतलब एक इंटरनेशनल बैंक है जिसने डिपॉजिट और एडवांसेस दे रखे हैं, तो इसके ब्रांचेस ने जो है डिपॉजिट दे रखा है। तो इसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन, one of its branches accepted a deposit of X, which is to double in 10 years. These funds have been invested by the bank in a 3-year bond carrying interest rate of 13%. Which of the following kind of risk the bank is facing? यानी कि 10 लाख रुपीज का जो FD है वो के लिए है, जिसके अगेंस्ट में बैंक ने इस फंड को इन्वेस्ट किया है 3 इयर्स बॉन्ड के लिए, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 13% है। कौन सा रिस्क है वो बैंक को फेस करना होगा? यहाँ पे जो रिस्क बैंकों को फेस करना होगा वो होगा री इन्वेस्टमेंट रिस्क, क्योंकि द बैंक हैज एक्सेप्टेड अ डिपॉजिट विद अ मैच्योरिटी 10 years, but the investment has to be rolled over after 3 years and will pose the reinvestment risk. बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया फंड को 3 इयर्स के लिए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये जो 13% है ये बैंक को 3 इयर्स के लिए ही मिलेगा। उसके बाद बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ये लाइज होता है बैंकों के लिए री इन्वेस्टमेंट का। तो इसी यहाँ पे जो रिस्क होगा फिर वो होगा री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। नेक्स्ट है the deposit as well as advance are linked by the bank to floating rate. The bank has been facing, यानी कि डिपॉजिट और एडवांसेस के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग रेट से लिंक है। तो यहाँ पे बैंक को क्या फेस करना होगा? तो फ्रेंड्स, हमने जब रिस्क वाला चैप्टर किया था तो वहां हम कि वेयर द इंटरेस्ट different asset and liability may change in different magnitude, such interest rate risk is called basis risk. यानी कि उनके बेसिस पॉइंट में अगर कोई चेंजेस होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो उसको हम लोग बेसिस रिस्क कहेंगे। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, बेसिस रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रांच हैज गिवन अ लोन एट फ्लोटिंग, the rate of interest on deposit has been linked by the bank with 91 days treasury bill rate and for the loan it is linked to 364 days treasury bill rate. The risk from such situation is, ब्रांच जो है उसने जो डिपॉजिट लिया है वो 91 डेज ट्रेजरी बिल्स के रेट से लिंक्ड है और वो 364 डेज ट्रेजरी बिल के रेट से लिंक्ड है। तो यहाँ पे बैंक को जो फेस करना रिस्क होगा, क्योंकि डिपॉजिट पे उसको 91 डेज के ट्रेजरी बिल के रेट के हिसाब से जो है इनकम होगी और लोन पे जो है 364 डेज के रेट के हिसाब से इनकम होगी। तो दोनों पे एड में जो है, तो इसीलिए यहाँ पे जो रिस्क राइज होगा वो होगा एड का रिस्क, वेयर द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट एंड एडवांसेस कैन वेरी एंड नॉट नेसेसरली आइडेंटिकली। इसलिए दोनों पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको अलग अलग मिलेगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस राइज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिस्क राइज होगा दैट इज लीड कर रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंक हैज एडवाइज्ड इट्स ब्रांचेस दैट व्हाइल सैंक्शनिंग अ टर्म must put a condition that premature payment will not be accepted in any circumstances. While putting this condition, the bank has avoided which type of interest rate risk? तो यहाँ पे बोरोवर से ये राइट जो है वो ले लिया जा रहा है कि वहां पे कोई भी उनको प्री मैच्योर पेमेंट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा बैंक की ओर से। तो बोरोवर को जब ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स कि वो अपनी एफडी जो है वो कभी भी प्री मैच्योर कर सकती है या फिर कोई भी लोन जो है वो प्री पे कर सकती है, तो उसको हम लोग इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। यहाँ पे बैंक जो है वो कौन सा रिस्क अवॉइड करिए, वो है इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द राइट गिवन टू द बोरोवर टू प्रीपे देयर लोन और राइट गिवन टू द डिपॉजिटर टू विथड्रॉ द डिपॉजिट बिफोर मैच्योरिटी। बोरोवर या डिपॉजिटर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपना डिपॉजिट जो है वो पहले प्री मैच्योर करा सकता है या लोन को पहले प्रीपे कर सकता है। Next year, the depositors at times have the tendency to withdraw the deposit before maturity, which leads to, friends हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा है डिपॉजिटर जो है वो
जो है टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले अगर डिपॉजिट विड्रॉ करता है तो ये किस तरीके का रिस्क है, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग इंडेटेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं, क्योंकि बोरोवर को ये ऑप्शन है कि वो प्री मैच्योर कर सकता है अपना फिक्स डिपॉजिट. Option risk is the risk associated with the right given to the borrower to prepay their loans or right given to the depositors to withdraw the deposit before maturity. नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं हम लोग ये टाइप ऑफ रिस्क के ऊपर ही. यहाँ पे है कि बैंक ए जो है एक होम लोन दे रहा है 1000 crore का, जिसकी एवरेज रिपेमेंट जो है वो 5 years की है, बाय यूजिंग अमाउंट ऑफ एफडी, जो कि एफडी के अमाउंट को यूज करके दिया गया है, ऑफ वेरियस डिपॉजिटर्स वर्थ ₹1000 crore विद एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 years. तो एफडी जो है वो डिफरेंट डिपॉजिटर से लिया गया 1000 crore और वो लोन में दिया गया 5 years के लिए, और एफडी की जो एवरेज मैच्योरिटी है वो है 3 years. तो इट फेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन डिफरेंट सिचुएशन. तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. इफ सम डिपॉजिटर्स डू नॉट रिन्यू द डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी, बैंक फेसेस व्हिच टाइप ऑफ रिस्क. फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिस्क राइज होगा दैट इज फंडिंग रिस्क, ऑप्शन बी. फंडिंग रिस्क उसको कहते हैं कि फंडिंग रिस्क arises from the need to replace net outflows due to unanticipated withdrawal और non renewal of deposit. कि अगर कोई borrower जो है वो अपना डिपॉजिट जो है विड्रॉ कर लिया या उसको आफ्टर मैच्योरिटी वो रिन्यू न करके कहीं और इन्वेस्ट करता है या फिर उसको विड्रॉ कर लेता है आफ्टर मैच्योरिटी, तो वहां पे बैंक के पास फंड की जो है वो कमी हो जाएगी. तो इसीलिए यहाँ पे जो रिस्क राइज होगा वो होगा फंडिंग रिस्क. नेक्स्ट है सम डिपॉजिटर्स में विड्रॉ द अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी. फ्रेंड्स हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि अगर बिफोर मैच्योरिटी जो है कुछ डिपॉजिटर विड्रॉ कर लेंगे या फिर आफ्टर मैच्योरिटी वो रिन्यू नहीं करेंगे, तो बैंकों को जो रिस्क राइज होगा वो होगा फंडिंग रिस्क, क्योंकि वहां उनके पास जो है जो डिपॉजिट के अमाउंट रहने वाला था बैंक के पास वो अब बैंक के पास नहीं रहेगा, जिसको वो फर्दर जो है एडवांसेस के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सके. तो बैंकों को जो रिस्क राइज होगा दैट इज फंडिंग रिस्क. तो हमारा क्वेश्चन 2 का भी जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी फंडिंग रिस्क. तो यहाँ पे इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क जो होता है जब ऑप्शन की बात कही जाएगी कि बोरोवर को ये ऑप्शन है कि वो अपना एफडी जो है वो प्री मैच्योर कर सकता है, तो उसको हम लोग इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहेंगे. लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जब डिपॉजिटर जो है वो विड्रॉ कर सकता है बिफोर मैच्योरिटी, तो कौन सा रिस्क राइज होगा. यहाँ डिपॉजिटर का ऑप्शन की बात नहीं हो रही है, इसलिए जब ऑप्शन की बात होगी तो ये इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होगा. लेकिन अगर यहाँ पे विड्रॉल ऑफ अमाउंट की बात हो रही है तो ये फंडिंग रिस्क होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सम बोरोवर विल प्रीपे द बैंक फेसेस. अब यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स कि कुछ बोरोवर जो है वो प्रीपे करेगा बैंक को. यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की नहीं ये बात की जा रही है कि बोरोवर जो है वो प्रीपे करेगा. तो प्रीपे की जहाँ भी बात होगी फ्रेंड्स लोन की, तो वहां पे हम लोग उसको टाइम रिस्क कहेंगे. तो टाइम रिस्क arises from the need to compensate for non-receipt of expected inflows of funds, जैसे परफॉर्मिंग एसेट टर्निंग इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. यानी कि टाइम रिस्क कब राइज होगा जबकि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनफ्लो है फंड का जो बैंकों को अगर नहीं आता है, या फिर अगर बोरोवर जो है वो अपना लोन प्रीपे कर देता है या पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में जो रिस्क राइज होगा उसको हम लोग टाइम रिस्क कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक शैल रिसीव repayment of loans for which bank will have to find new borrowers where interest may not be same as for original term loan. तो यहाँ पे कह रहा है कि बैंक जो है कुछ लोन का उसको रिपेमेंट मिल गया और अब बैंकों को नए बोरोवर ढूंढने होंगे उस फंड को वापस से रीलेंडिंग करने के लिए. लेकिन यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम नहीं हो सकता है, जो कि जो लोन रिपे हो गया उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अब जो वो नया लोन देगा उसके ऊपर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों को नहीं मिल सकता है. तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग क्या कहेंगे. तो फ्रेंड्स इस तरीके के रिस्क को हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं, क्योंकि बैंकों को जब वो री इन्वेस्ट करेगी कोई भी अमाउंट, तो वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं इन्वेस्ट कर सकती है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने पहले किया हुआ था. तो इसी को हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं. So uncertainty with regard to interest rate at which the future cash flows could be reinvested would expose the bank to variation in net interest income.
तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक उसको री इन्वेस्ट नहीं करती है तो उसके नेट इंटरेस्ट इनकम में वेरिएशन देखने को मिलेगा, और ये वेरिएशन राइज होगा फ्रेंड्स मार्केट अवेलेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको री इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग ऑफ सम बोरोवर्स ओवर द इयर्स में नॉट रिमेन सेम एंड मे कम डाउन, बैंक फेसेस दिस टाइप ऑफ रिस्क। तो फ्रेंड्स जब भी क्रेडिट रेटिंग जो है किसी भी बोरोवर का वो कम होता है तो उसको हम लोग डाउनग्रेड कहते हैं, मतलब कि उसकी ग्रेडिंग जो है वो डाउन हो रही है, तो इसको हम लोग डाउनग्रेड रिस्क कहते हैं। तो रिस्क अराइजेस ड्यू टू रेटिंग डाउनग्रेड बिकॉज ऑफ वर्सेनिंग इन क्रेडिट क्वालिटी, और ये जो उनकी रेटिंग डाउनग्रेड होगी वो भी होगी क्योंकि अगर उनकी क्रेडिट क्वालिटी जो है वो खराब होगी तो भी उनकी रिस्क जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे जो रिस्क अराइज होगा बैंक को वो होगा डाउनग्रेड रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, some borrowers may not be able to repay the loan on time or at all, bank faces that risk। कुछ borrower जो है वो लोन का जो रिपेमेंट है वो करने में वो सक्षम नहीं है या फिर वो जानबूझ के नहीं रीपे करते हैं, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग क्या करते हैं। तो हमने क्रेडिट रिस्क में देखा था एक डिफॉल्ट रिस्क, कि डिफॉल्ट रिस्क में क्या होता है कि बोरोवर जो है वो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको मीट नहीं कर पाता है, या ये जानबूझ के करता है या फिर कुछ कंडीशन की वजह से नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं, जहाँ पे कि डिफॉल्ट रिस्क इज ड्रिवन बाय द पोटेंशियल फेलियर ऑफ अ बोरोवर टू मेक प्रॉमिस पेमेंट आइदर पार्टली और होली। मतलब वो अगर जो उसने प्रॉमिस किया था पेमेंट करने का वो नहीं पे कर रहा है तो वहां पे जो रिस्क राइज होगा वो डिफॉल्ट रिस्क राइज होगा। तो फिर इसके साथ हमारा टाइप ऑफ रिस्क के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था वो यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और केस स्टडीज के साथ मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट केस स्टडीज के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।